प्रधानमंत्री के आवास पर आज ऑल पार्टी मीट चल रही है और इसे अलग अलग तरीक़ों से देखा जा रहा है। कई कोनों से आवाज़ आ रही है कि ये इतना सिग्निफिकेंट है भी नहीं जितना इसे बनाया जा रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वॉकबैक है ऑन कश्मीर। इन्हीं सभी बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं राइटर, थिंकर, वो व्यक्ति जो कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स हो या इंडो पाक रिलेशंस हो उनके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट खालिद हुसैन। खालिद साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। शुक्रिया। खालिद साहब, सबसे पहले यही कि ये जो मीटिंग हो रही है, उन लोगों को जिन्हें गुपकार गैंग का नाम दिया गया, आज उन्हीं से बातचीत की जा रही है, आप कैसे देखते हैं? इसी का नाम सियासत है कि कल तक जो गैंग था या कल तक जिसको हमारी सरकार कहती थी भी ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तानी हैं या बहुत कोई एंटी नेशनल हैं, ये रिश्वतखोर हैं, इन्होंने बहुत पैसा बनाया, इनको अंदर भी रखा, 8-8, 10-10 महीने, साल अंदर भी रहे, और फिर हालात ने इनको मजबूर कर दिया कि अल्टीमेटली फिर इन्हीं से बात हुई। क्योंकि जो इन्होंने पहले एक गेम खेलने की कोशिश की कि एक अपनी पार्टी बनवाई, फिर उसके बाद सजाद लोन साहब को इस्तेमाल किया, पहले उसको कहा भाई तुम तोड़ो, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो बुखारी साहब कामयाब हुए, उन्होंने पीडीपी के ही अपने ही आदमी तोड़े, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट निकलना चाहिए था कश्मीर में वो नहीं निकला। अल्टीमेटली इन्होंने यही सोचा कि बातचीत अगर करनी है तो उन्हीं लोगों के साथ करनी है जिनका ग्रास रूट लेवल पे जिनका जो वर्कर है या जो उनके जो रूट्स हैं। तो अल्टीमेटली फिर ये वहीं गए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सबसे पुरानी जमात है जिसने कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत काम किया, पर्टिकुलर जो शख्सी राज ख़त्म करने के लिए उसका बड़ा रोल रहा है। जम्मू का तो कभी रोल नहीं रहा। जम्मू आज दिल्ली के गुण गा रहा है, तो बिफोर 47 वो महाराजा के गुण गाता था। मूवमेंट तो सारी जो एजिटेशनें हुई जो भी वो कश्मीर में ही हुई। इसी को लेकर कि अभी जिस तरीके से इस इनिशिएटिव को भी दो तरीके से देखा जा रहा है। एक लोग कह रहे हैं कि जो डायलॉग है उसके लिए ऑलरेडी बैक चैनल से जो है यही पार्टीज़ कोशिश कर रही थी प्रधानमंत्री से मिलने की, और दूसरे वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ क्लाइम डाउन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कश्मीर को लोग इतना आसान ना लें। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम से कम बर्फ़ को पिघलाया है। जो जमी हुई बर्फ़ थी वो पिघल गई कि इन्होंने इनसे बात करनी शुरू की। कश्मीर एक इंटरनेशनली एक ऐसा इशू है, और जिस जगह पे कश्मीर की जो इसकी जो जोग्राफिकल जो उसकी क्या है पोजीशन है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ से आपके पास अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ से चाइना है, थोड़ा सा आगे जाएँ तो रशिया है, एक तरफ से पाकिस्तान है। तो ये जो है मतलब कश्मीर, जिस तरह हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारे लीडर कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल प्रेशर है ना, वो हमेशा कश्मीर में बना रहता है, पाकिस्तान पर भी और हिंदुस्तान पर भी। अब देखिए, बैक चैनल बड़ी देर से बातचीत चल रही है। 2-3 बार तो हमारे जो अजीत डोवल साहब हैं NI उनके हैं NI के, थे इसी तरह पाकिस्तान के मोईद यूसुफ, इनकी आपस में बात हुई है, और इनको जो फैसिलिटेट किया है वो कतर ने किया, सऊदी अरब ने किया, अमेरिका लगा हुआ है। तो ये बैक चैनल बातें चल रही हैं इनकी। इवन इनके मिलिट्री ऑफिसर्स भी मिले, उसी का जो एक आउटकम था जो ये सीज़ फायर को दोबारा इन्होंने लागू किया और अभी तक चल रहा है, वो ठीक चल रहा है। तो ये मतलब बहुत देर से चल रही है। इतनी कश्मीर को ये ऐसे नहीं ले सकते। पॉलिटिकली जो हम आवाज़ें निकालते हैं वो सिर्फ सियासत के लिए है, वोट बैंक के लिए उन बातों की अहमियत हो सकती है, लेकिन जहाँ तक प्रॉब्लम है या जहाँ तक इस मसले को हल करने का तल्लुक़ है, उसका जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा है। अब ये देखना है कि क्या देंगे या क्या लेंगे। जैसे कि अभी जो गए हैं इनको मिलने के लिए मेन स्ट्रीम पार्टी के, उनका मौक़िफ़ ये है कि हम जी चाहते हैं 370 वापस हो जाए और जो स्टेट है उसको दोबारा बहाल किया जाए। जहाँ तक मेरा सोचना है, या जहाँ तक अगर आपने जो एक्सेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पढ़े, तो वो तो 370 तो रहा ही कहीं नहीं है। 95% जो है वो सब
सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, इरोड इतना हो चुका है कि अब कोई ऐसा नहीं है। क्या रह क्या गया था? 35 है। वो 35 है, जिसके कि हम बाहर से कोई यहाँ जायदाद नहीं खरीद सकता, नौकरी नहीं कर सकता, यही एक बात थी। लेकिन अब जो ये 331A को टूटने के बाद, उसको छोड़ने के बाद हालात अब ये हैं कि इन्होंने सोचा था कि कश्मीर में हम लोग फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, कश्मीर में लोग जायदादें बनाएंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ ताकि मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ जाएं ये लोग। ऐसी बात होगी नहीं, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट जोन है। 30 साल से हम देख रहे हैं, हम पाकिस्तान पे इल्ज़ाम देते हैं, पाकिस्तान हम पे इल्ज़ाम देता है, लेकिन मामला सेटल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि भाई ना वो अपने स्टैंड से पीछे हटना चाहते हैं, ना हम हटना चाहते हैं। इसी को लेकर क्योंकि हालात ये हैं कि आप देखिए, हमने कितनी जंगें लड़ ली। 65 की लड़ाई हुई, जितने इलाके हमने उनके कैप्चर किए थे वापस कर दिए, उन्होंने जो हमारे किए थे उन्होंने वापस कर दिए, तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। सीज़ फायर लाइन ही हुई। 47 में जब लड़ाई हुई तो 1 जनवरी 49 में सीज़ फायर हो गया। तो सीज़ फायर में आधा कश्मीर वहाँ चला गया, आधा हमारे पास आ गया, ठीक है। तो उसके बाद 71 की लड़ाई हुई, तो एक तो बांग्लादेश बन गया। जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें जो इलाके इंडिया ने लिए थे वो फिर वापस किए, तो जो बल्कि छम दे दिया पूरा, और छम के बदले में 3 चौकियाँ ले ली करगिल की। तो मेरी नज़र में जम्मू कश्मीर का जो शिमला एग्रीमेंट में एक जो यानी फाइनल डिसीजन हो चुका है, मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, सियासी लोग ज़्यादा बेहतर जानते हों, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या जो मैं इतने उम्र से जो देख रहा हूँ, मेरी नज़र में ये है कि इसका फैसला हो चुका है कि जो इलाका उनके पास है वो उनका, जो हमारे पास है हमारा है, ठीक है। क्योंकि जो पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, कभी यूएस की इंटरवेंशन की डिमांड रख रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकल रहा। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कन्विंस्ड दी इंटरनेशनली भी कन्विंस कर चुकी है कि ये जो डिसीजन लिया गया था 370 हटाने का, ये जम्मू कश्मीर में पीस लाने के लिए ज़रूरी था, या वैसा नहीं है? अभी भी जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि किसी तरीके से ये कश्मीर का मसला जो है ये खलासी हो मेरी, क्योंकि जितना पैसा उनको डिफेंस पे ख़र्चा करना पड़ रहा है कश्मीर की वजह से, और हमें भी करना पड़ेगा, यानी हम भी उसमें उतने इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये है कि वर्ल्ड पावर जो है वो सिर्फ अपनी सियासत चलाने के लिए वो बयान दे देते हैं। जैसे ट्रंप ने कह दिया था कि मैं मीडिएटर बनने के लिए तैयार हूँ, इंडिया ने कहा ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बायलैटरल इशू है, आपने बीच में नहीं आना है, कोई तीसरी ताकत को हम नहीं मानते। तो इसी तरह बरतानिया ने कहा कि हम आते हैं बीच में, सऊदी अरब ने कहा था कि हम करते हैं, कतर ने कहा हम करते हैं बीच में, आपकी पॉलिसी करते हैं, मीडिएटर करते हैं, लेकिन इंडिया ने नहीं माना। तो जब इंडिया ने नहीं माना, फिर बातचीत जो होगी तो दोनों मुल्कों के दरमियान होगी। तो इसमें उनका अपना एक स्टैंड है, हमारा एक अपना स्टैंड है। हमारे लीडर अपने वोटर्स को लुभाने के लिए बातें करते हैं, उनके लीडर अपने वोटरों को लेकिन असल में मामला वहाँ का वहीं है। ये जो क्या होगा, मेन स्ट्रीम वाले ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट को दोबारा क्या बहाल हो जाएगी, वो तो पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत पहले, जब ये कि किसी भी वक्त हम इसको वापस ले लेंगे स्टेट को, जब हालात ठीक हो जाएंगे हम स्टेट को दोबारा बहाल कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। इसके कोई नई बात तो नहीं है, हमारी गवर्नमेंट खुद कह रही है हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब ये स्टेट बहाल हो जाएगी तो इलेक्शन होगा, डिलिमिटेशन का काम चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सीटें इन्होंने और बढ़ानी है, बढ़ा लेंगे, 87 से 90 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो जम्मू के बीजेपी वालों का ये है कि हम किसी तरीके से हिंदू वोट को या हिंदू इलाके को इकट्ठा करके एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाएं जिसमें हिंदू वोट ज़्यादा हो और मुस्लिम वोट कम हो, या इसी तरह जो कश्मीर वाले ये सोचते होंगे कि हम मुस्लिम जो है उनको यूनाइट करें, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो अगर नहीं बने वो इस तरीके से बनाएं। या कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शिया और सुन्नी को अलग करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएं। तो ये जो काम करें, इससे कोई मेन प्रॉब्लम का इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिवली एक जो है ना इसका फ़ायदा होगा।
कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी, गवर्नर राज या सेंट्रल रूल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एक हुकूमत बनेगी, हमारी असम्बली बहाल हो जाएगी, नए मेंबर आ जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान के लिए भी एक फेस सेविंग होगी। क्या अगर इन्होंने, इंडिया ने जम्मू कश्मीर को एज ए स्टेट दोबारा बहाल कर दिया, लद्दाख को छोड़ के, लद्दाख रहेगा सेंटर ये जो है यूटी, और वो रहना भी चाहिए क्योंकि कोई कल्चर कोई कुछ हमारा उनके साथ नहीं मिलता है, उनको रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का तल्लक है, जम्मू में कश्मीरी स्पीकिंग लोग जो हैं पीर पंचाल के दोनों तरफ रहते हैं, यहाँ भी हैं तो उस तरफ भी हैं। लिहाजा ये जो है अगर ये बनती है तो पाकिस्तान ये कहेगा लो देखो जी हमने शोर उठाया था, उन्होंने स्टेट को दोबारा बहाल कर दिया, तो उनको वोट रूम में जाने, जब कल के उनके इलेक्शन आएंगे वहाँ वो इस चीज़ को क्या उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ ये तो देखो जी हमने पहले वादा किया था, हमने पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये है सियासी बातें। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल की बात है वो ये है कि जब तक कश्मीर में नौजवान नस्ल को, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, जो पत्थरबाजी कर रही है, जो बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, वहाँ का शिकारे वाला जो जिसकी रोज़ी रोटी टूरिस्ट पे है वो बेचारा भूखों मार रहा है। होटल इंडस्ट्री टोटली फेल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह छाबड़ी वाला बाहर नहीं आ सकता, 2-2 महीने लॉकडाउन में रहना पड़ता है। तो हर एक तरीके का कारोबार जो सफ़र कर रहा है। तो जो वहाँ के जो बिजनेसमैन वो तो कहते हैं कि हमारा अरबों डॉलर जो है अभी तक हमारा क्या ख़त्म, इतना नुकसान हमारा हो चुका है। उसके लिए मेरा जो कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहाँ हिट करना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। जैसे कि इनको जो बच्चे हमारे हैं जो तो एजुकेटेड हैं, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, उनको वो कितने होंगे 2-2.5 लाख 3 लाख, उनको आप डिफरेंट महकमों में, डिफरेंट इसमें प्राइवेट सेक्टर में उनको लगाएं, वो जाएंगे। जैसे हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, उनके बच्चे भी तो काम कर रहे हैं ना, ये भी जाएं, इनको भी भेजें, सो दैट इनके माँ बाप की जो रगें हैं ना वो फड़कें कि इनके लिए मेरा बच्चा बेंगलोर में है, मेरा बच्चा चेन्नई में है, मेरा बच्चा बम्बई में है, मेरा बच्चा गुजरात में है। तो वो इंटीग्रेशन होगी, उससे जो है वो और पत्थरबाजी ख़त्म होगी, उससे जो ये नेगेटिव सोच है बच्चों में वो ख़त्म होगी, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, एंगर जो उनमें है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये काम किया जाए। दूसरी बात ये है कि जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारे ये जो इंस्टीट्यूट हैं, जो अदारे जिसे हम मदरसे कहते हैं, इनमें जो ऑफिशियल कैरिकुलम है वो मस्ट पढ़ाया जाए, ज़रूरी पढ़ाया जाए। क्योंकि कुरान को तोते की तरह रट के बगैर उसको समझे हुए तो मैं नहीं समझता कि मुसलमान होगा। नमाज़ें पढ़ते आए हैं, रोज़े भी रखते आए हैं, ईदें भी मनाते आए हैं, ये तो सिलसिला चल रहा है 1500 साल से। नई दुनिया में, नए इलाके में आपने जो नई साइंस है, साइंस में कितनी तरक्की की है इस तबके ने, इस मुस्लिम ने, इनको उसकी तरफ ले जाना है। इनके मौलवियों को ये पढ़ाना भाई, इसके अलावा नमाज के अलावा आपने ये आपके जो जुमे के सरमन्स हैं उनमें आपने ये बातें इनको देनी है, अच्छी बातें, जिससे हमारे बच्चों का, हमारे यहाँ मुसलमानों में सिर्फ एक आदमी हुआ है जिसने नई दुनिया को, नई सोच को समझा, उसका नाम था सैयद अहमद ख़ान, जिसे अंग्रेज़ों ने सर का खिताब दिया था, और अब वो सर सैयद अहमद ख़ान के, जिसकी वजह से ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं मुसलमानों में, वो जो शुरू के जितने लोग सब वहाँ से निकले। तो उसने इंग्लिश, उस आदमी पे 60 फतवे आए कि ये अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा रहा है बच्चों को, 60 फतवे। तो वे फॉरवर्ड यही है कि उनको उस तरफ डाइवर्ट किया जाए, बच्चों को इस तरह। एक लेकिन यहीं पर दूसरी बात है, जो बच्चे सफरर्स हैं, यानी जो चाहे वो आर्मी की गोली से मरे हैं या मिलिटेंट की गोली से मरे हैं, या जिनको आपने क्या उन्हें रिहेबिलिटेट करना है, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दें, उनको बाहर कॉलेजों में पढ़ने के लिए उनको फ्री दे। जैसे आपने जब पंडित भाई हमारे जम्मू में आए या दिल्ली में आए तो उनके लिए हर प्रोफेशनल कॉलेज में 2-2 सीटें रखी गई। इसी तरह हमारे बच्चों को भी, मुस्लिम बच्चों को भी उनको पढ़ाइए, ताकि उनके बच्चों का जो ना वो जो अंदर का एंगर है वो कहे नहीं यार हमारे लिए तो ये कर रहे हैं ये, वो उनको पढ़ाएँ, उनको वजीफ़े दें,
स्कॉलरशिप दें ताकि वो बच्चे पढ़ें और वो एक असासा बने। एक हमारा एक बहुत बड़ा क्या एक जिसे कहते हैं ना एक वैल्यूबल एक ट्रेजर। हाँ ये बनेगा। वो तभी होगा जब हम उन्हें ये देंगे और यही इससे हम कश्मीर को विनवर करेंगे, इससे हम कश्मीर को हासिल करेंगे। कश्मीर में जो अलगाववादी जो है ये ज़्यादा प्रोपेगेंडा है आपके टेलीविज़न चैनलों का, आपके एंकरों का, जिन्होंने यानी हवा खड़ा कर रखा है, जो कभी भी सीधे यानी क्योंकि उनका जो है वो मार्केटिंग उनकी बैठ जाएगी अगर वो ये उछाले ना। तो ये जो उछालना है ये बंद करें और इसको जो जो यानी कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है वो अपनाई जाए ताकि वहाँ के बच्चों को विनर करो, नौजवान नस्ल को विनर करो। पुरानी नस्ल तो जाएगी, ये जो नई नस्ल अगर आएगी इनको अगर आप दोगे ये कल के लिए आपका बहुत बड़ा क्या है जी। इससे ही कश्मीर जो है वो आप हमारे साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। और डंडे के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे आप किसी को कितनी देर रख लोगे, लेकिन अगर आप उनको वो मसलन मेरे घर में मेरा बच्चा है, अगर मैं अपने एक बच्चे को वो फैसिलिटीज़ ना दूँ वो बगावत करेगा, मेरे ख़िलाफ़ बगावत करेगा। तो एक घर ही होता है मुल्क भी, तो मुल्क में हर इलाके के जो हैं उन सबको अगर पूरा इंसाफ मिले, पूरा हिस्सा मिले, है जी, इकोनॉमिकल उनके साथ तरक्की हो, कुछ हो, तो वो मेरे हिसाब से हमारे उस तरफ जाएं। बाकी ये जो ये आप कह रही है जो मीटिंगें हो रही हैं होंगे, इस सब ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, सारा चल रहा है। पहले कभी ये जब सजाद लोन हुर्रियत में था तो तब क्या कहते थे ये पाकिस्तानी है, गद्दार है, फिर उसी गद्दार को इन्होंने ले लिया। इसी पर खालिद साहब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इन बच्चों को जो है उस तरफ डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन यहीं पर यही जो जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं ये अभी भी बात वही कर रहे हैं, 370 वापस चाहिए, 35A वापस चाहिए, हमारा स्टांस वही है, हम उसी के लिए कोशिश करेंगे। आपसे समझना चाहूँगी कि लॉजिकली क्या बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के लिए या फिर कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की ही सरकार क्यों ना हो केंद्र में, क्या उनके लिए पॉसिबल है कि वो 370 एक बार हटाएं और उसके बाद वापस लाएं? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ 370 नाम की चीज़ है ही नहीं, ये बहुत पहले से। देखिए 67 में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ख़त्म हो गया, 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा यहाँ, 20 साल तक यहाँ सदर रियासत रहा, तो तब क्या पड़ा इंडिया को, कौन सा फ़र्क पड़ा? जब हमने 65 की लड़ाई लड़ी तो उस वक्त क्या था, ये उस वक्त ऑटोनमस स्टेट थी, उस वक्त वज़ीर आज़म था जम्मू कश्मीर का, उस वक्त ये सदर रियासत था। सादिक साहब आए, उन्होंने ई रोड करना शुरू किया, करते करते दिल्ली वालों का ये करते करते ये हुआ कि ख़त्म हो गया सारा। मेरे हिसाब से 370 वगैरह कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ एक क्लाज है किसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ग्रास रूट लेवल पे कुछ भी नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी है, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, दो चीज़ें हैं और उसके लिए आप देखिए अभी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आर्डर निकाला कि कोई भी आउटसाइडर यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। तो आपको लगता है जब स्टेट बनेगी, इलेक्शंस होगी, वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होगी वो डिसीजन ले सकती है, जॉब्स को लेकर भी, लैंड को लेकर भी। जिस जम्मू ने ये मूवमेंट चलाई थी 370-35 से, आज वही रो रहे हैं, आज वही कहते हैं कि नहीं जी हमारे बच्चों को हमें अब क्या करें कि आप जी ज़मीन कोई नहीं ख़रीदे, ऐसा कानून पास करो, आप जी कोई बाहर का नौकरी यहाँ नहीं करे, वो एक कानून पास करो। जम्मू वाले कह रहे हैं ना, आज कल तक यही लोग कह रहे थे, आज ये कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो असर होगा हमारे बच्चों के फ्यूचर पे इसका असर है। अगर बाहर के लोग आके यहाँ नौकरियाँ करेंगे, यहाँ की अफसरियाँ करेंगे, जैसा कि अब हो रहा है, इस वक्त तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग बाहर से आ चुके हैं, जितने भी अफसर हैं, लोकल के साथ उनका कोई राब्ता नहीं, कोई आना नहीं जाना नहीं, कुछ भी। पहले ये था कि अगर जम्मू का हिंदू ऑफिसर कश्मीर जाता था वो उसके लिए कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ का वो जम्मू वालों को समझता था, जम्मू वाला कश्मीर वाला जम्मू को, जम्मू वाला कश्मीर को समझ, वो ये समझते हैं कि हम सब अपने हैं। लेकिन अभी देखिए एक आपका जो मेंबर है पंचायत का कि कहाँ का, मानसबल में वो उठ के कहता है अपने इसको एडवाइज़र को, बसीर खान को, कि जी आपने क्या ये बाहर से ला के हमें थोपे, ना ये हमारी ज़ुबान समझते हैं, ना ये हमें बुलाते हैं, ना ये हमारी बात सुनते हैं,
अगर कोई लोकल लगा होता तो हम उसका गलवा पकड़ते, जैसे आप बैठे हो हम आपको पकड़ेंगे क्योंकि आप हमारी ज़बान जानते हो, हमारा कल्चर जानते हो हम आपको। लेकिन आपने बाहर से ले आया तो वहाँ से डीसी उठ के चली गई, हालांकि एडवाइज़र जो है वो कैबिनेट रैंक का आदमी है, उसकी मौजूदगी में वो कैसे उसको बगैर पूछे वो उठ के चली गई और वहाँ से जाके कहा कि इसको 153 में अंदर कर दो। उन्होंने अंदर कर दिया, वो बेटा गया उसको ज़मानत करा के ले आया, फिर कहा नहीं इसको 107 में अंदर करो। फिर उमर अब्दुल्ला का बयान आ गया, दूसरे का क्या कहते हैं तारिगामी का बयान आ गया, और लोगों ने शोर उठाया तो छोड़ दिया। ये जो है ना ये इससे मतलब आप कोई जीतेंगे नहीं, लोगों के दिल नहीं जीतेंगे। लोगों के दिल जीतने हैं तो लोगों के मसाइल को हल करें। वो मसाइल है रोटी कपड़ा मकान। वो जो सबसे जो गिरा हुआ तबका है, जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुतासर तबका है, उसकी तरफ ध्यान दो। और ये अगर स्टेटहुड की डिमांड रखी जाती है और स्टेट मिल जाती है, फिर ये फैसले नौकरी को लेकर, ज़मीनों के कानूनों को लेकर वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट बना सकती है। वो करेगी, वो करेगी नहीं। आज भी तो हो रहा है ना। अब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी तो लोगों से मिल रहा है, वो भी तो कोशिश कर रहा है कि भाई हम लोगों तक पहुँचें, और वो पहुँच भी रहा है। मतलब मेरे ख्याल में जितने भी ये तीसरा गवर्नर आया हमारे पास, तो मैं जो समझता हूँ कि बाकी दो से ये नया गवर्नर जो आया है, क्या नाम है इनका, मनोज सिन्हा साहब, बाकी दोनों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। कम से कम लोग इसके पास जाते हैं कि उनको सुनता है, उनसे मिलता है। ये तो नहीं ना कि दरवाजे ही बंद है, बात सुनता है और उनके जायज़ जो मसले हैं उनको हल करने की भी कोशिश करता है। तो जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जब स्टेटहुड बहाल हो जाएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, तो जाहिर है लोग जो है अपने अपने एमएलए के पास जाएंगे, लोग जो हैं अपने कंसर्न मंत्री के पास जाएंगे जिनके साथ उनका पहले से रब्ता है, जिनके साथ वो बातचीत कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छा कदम है अगर ये होता है। लेकिन अगर आप कहो कि कोई इसका कोई इंटरनेशनली कोई बहुत बड़ा हमें क्या एडवांटेज होगा या फ़ायदा, वो कुछ नहीं होगा। वो तो दोनों मुल्कों को ही आपस में बात करके इस मसले का हल निकालना है। और सीधा सा हल है भाई, हमने 3 जंगें लड़ ली, उनके सारे इलाके वापस कर दिए, उन्होंने हमारे कर दिए। 1 इंच ज़मीन जो है हम पाकिस्तान को देने वाले नहीं हैं, ना 1 इंच ज़मीन वहाँ से लेने वाले हैं, क्योंकि उनका कल्चर अलग से है। वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर है बाकायदा आज़ाद कश्मीर में, वहाँ तो सदर भी है, वहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का चीफ जस्टिस है। तो क्या आप क्या समझते हो कि वो पूरा जो इंडिपेंडेंट कंट्री है वो? नो, सारा पैसा पाकिस्तान से आता है, सारे कंट्रोल पाकिस्तान से हो रहा है, आर्मी सारी उनकी बैठी हुई है। तो आप सिर्फ ये क्या है दुनिया को दिखाने के लिए कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, हम नहीं मानते इसको, है जी। तो इनसे कुछ नहीं होगा। अब मामला ये है कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, इस स्टेट को आपने कैसे चलाना है, कैसे मिलाना है। अब मुफ्ती साहब के वक्त में 2 सड़कें खोल दी इन्होंने, मुजफ्फराबाद और सिन्नर की रोड खोल दी, और ये जो है चक्का वाला बाग और पुंछ की रोड खोल दी, ठीक है। उससे क्या था, लोग आते जाते थे, थोड़ा बहुत कारोबार भी हो रहा था। आपने एकदम से फैसला लेके बंद कर दिए, बंद होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने आना है, जिन लोगों ने तस्करी करनी है, वो आज भी हो रही है। अब 5 अगस्त के बाद आज तक देखिए कितने लोग मरे हैं। क्या उसके 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान से जो ये मिलिटेंटों का आना बंद हुआ, या जो लोकल मिलिटेंट हैं वो पार जाना बंद हो गए? ये सब जो है ये वो बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है वो उनके दिल जीतने का है। जब तक आप उनके दिल जीतिए और उनको अच्छी तालीम दीजिए, उनका ब्रेन वॉश कीजिए तालीम से, बंदूक से नहीं, उनको ब्रेन वॉश कीजिए तालीम से। अच्छी तालीम पढ़ेंगे, अच्छे होंगे, वही कल के हमारे बड़े अच्छे नागरिक होंगे। और वो एक हमारा पूरे इंडिया का एक जो यानी एक जिसे हम कश्मीर को ताज कहते हैं ना, क्राउन है जी हमारे इंडिया का, तब ये क्राउन वाकई होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने साफ तौर पर सुना कि अभी तो सियासी बातें की जा रही हैं, लेकिन रियल हल जो है वो तब निकलेगा जब लोगों के दिल जीते जाएंगे। 370 35 को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 370 में आखिर बचा ही क्या था, केवल 35 था। और अब जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और स्टेट जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगी तो वो फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल लेकिन ये जो डायलॉग की कोशिश की जा रही है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है।